नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डिजिटल साथी चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता देय होता है उसके बारे में। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो 2021 में चालू की गई थी। तो आज हम इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इसमें क्या क्या पात्रता है, कौन कौन इसके लाभार्थी होंगे, कितने रुपए मिलेंगे, बेरोजगारी भत्ता किन किन को देय है, किन किन डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की जाएगी, इन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये योजना 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई है। इसके अंदर किस किस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे कि इसमें पारिवारिक आय किन किन की शामिल होगी, जैसे एक परिवार किसको माना है, इस संबंध में बताया गया है कि परिवार की कुल वार्षिक आय है वो जनाधार कार्ड के अनुसार माता पिता, पति पत्नी, सास ससुर और विवाहित महिला के मामले में सास ससुर का आय है वो सम्मिलित होगी, और तथा अवयस्क बच्चों की आय। इस प्रकार एक परिवार को माना है। बेरोजगार किसको माना गया है? बेरोजगार से इनका मतलब है योजना में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी। पहला तो राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है, और उसने स्नातक या उसके समकक्ष बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने की तिथि तक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और अभी तक वो किसी प्रकार का कोई भी रोजगार नहीं कर रहा है, उसको बेरोजगार माना गया है। योग्यता क्या होगी? योग्यता होगी आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हो, जो कि राजस्थान राज्य में स्थापित हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में स्थापित हो, उसी से ग्रेजुएशन किया गया हो। और बेरोजगारी भत्ते से इनका मतलब है पात्र बेरोजगारों को इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण के साथ में जो भत्ता दिया जाता है उसको ही बेरोजगारी भत्ता कहा जाता है, जिसको अभी बोलचाल की भाषा में इस योजना को ही बेरोजगारी भत्ता की योजना कहते हैं। और इसमें कौशल प्रशिक्षण से मतलब है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौशल प्रशिक्षण से अभिप्राय है कि राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम से उसने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जिसकी अवधि कम से कम 3 महीने हो। इसमें ऐसा ज़रूर है कि यदि आपने कहीं से भी कौशल से संबंधित कोई कोर्स कर रखा हो, जैसे आप टीचिंग का कोर्स कर रखा हो, जैसे बीएड कर रखी हो, या कहीं से आईटीआई कर रखी हो, या कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा हो, जैसे आरएससीआईटी कर रखी हो, तो ये प्रशिक्षण में सम्मिलित है। इस प्रकार से यदि आपने कोई कोर्स कर रखा हो तो आपको अलग से कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को प्रशिक्षण के अंदर कौशल प्रशिक्षण के अंदर मान लिया जाता है। इंटर्नशिप का मतलब है कार्य के साथ में सीखने की वह अवधि जब कोई विद्यार्थी या स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति व्यवहारिक कार्य का अनुभव प्राप्त करता हो, मतलब वो वास्तव में काम कर रहा हो, जिससे उसको पता चले कि काम कैसे किया जाता है, सरकारी सिस्टम में कैसे काम होता है। इसके लिए कम से कम 4 घंटे किसी भी ऑफिस के अंदर, सरकारी ऑफिस के अंदर कार्य करना ज़रूरी होगा, ताकि उसको जो मानदेय मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उसका सरकार को भी लाभ मिल सके। इसके अंदर युवाओं से किसी भी प्रकार की सरकारी योजना में सहायता ली जा सकती है।
जैसे कि हर अस्पताल में भी उसको बैठाया जा सकता है चिरंजीवी योजना के तहत हेल्प डेस्क के रूप में। और 181 पर जो शिकायतें की जाती है उनका वास्तविक निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए भी आपको भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं पात्रता की, विस्तार से बात करेंगे इसमें पात्रता किस किस की है। प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, मेन पात्रता तो यही है। इसके बाद में राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए। और राज्य के अलावा अन्य राज्य में यदि कोई विश्वविद्यालय स्थापित हो और कोई महिला वहाँ की हो, वहाँ से उसने किया हो और उसने शादी राजस्थान में कर ली हो, तो वो यहाँ की मूल निवासी मानी जाएगी और वो इसके लिए पात्र होगी, अगर दूसरे राज्य की हो और शादी अपने राजस्थान में कर ली हो। तीसरी बात है, आवेदन के समय प्रार्थी किसी भी राजकीय या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए, या मतलब कि उसके पास में किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं हो। इसकी आयु सीमा है, भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, परंतु अधिकतम 30 वर्ष, 30 वर्ष के बाद में किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर महिला और डिसेबल्ड लोगों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब उनकी आयु सीमा 35 वर्ष तक हो सकती है। प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीयन होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि ये रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाना आवश्यक है। पंजीकरण जब अपन फॉर्म भरते हैं तब वो पंजीकरण ही होता है। ऑनलाइन जब भी फॉर्म भरते हैं तो ये रोजगार कार्यालय में एक तरह से पंजीकरण ही होता है, तो ये कोई विशेष नहीं है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार का अन्य राजकोष से कोई भी भत्ता देय नहीं होना चाहिए, या कोई छात्रवृत्ति भी उसको नहीं मिलनी चाहिए, या उसको कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो तो वो पात्र नहीं होगा। और प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान से कोई काम करते हुए उसको बर्खास्त नहीं किया हुआ होना चाहिए। और बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक ही देय होगा, या तो 2 वर्ष हो जाए या फिर वो व्यक्ति किसी भी जगह कोई काम लग जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो उसको फिर बेरोजगारी भत्ता बंद करवाना होगा। बंद नहीं करवाने पर दोषी खुद वो इंटर्न ही होगा और उसको फिर सरकार को पता चलने पर उसकी रिकवरी कर दी जाएगी। रिकवरी करने पर ब्याज भी लगता है। एक बात और है कि भाई यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार हो, मान लो 3-4 लड़के हो, एक ही परिवार में है 3-4 लड़के लड़कियां, वो सारे ग्रेजुएट कर रखे हैं पर किसी को भी नौकरी नहीं मिली है, सभी बेरोजगार है, तो एक राशन कार्ड से या एक जन आधार कार्ड से अधिकतम 2 व्यक्तियों को ही बेरोजगारी भत्ता देय है, अन्य को नहीं होगा। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार हमेशा हर साल मैक्सिमम 2 लाख युवाओं को ही रोजगार भत्ता देती है। इससे अधिक यदि कोई बेरोजगार युवक हो तो उनको क्यू में रख दिया जाता है, और जब अगली क्यू क्लियर होती है तो उनका नंबर अगली साल आता है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पात्र होने वाले युवाओं का चयन पोर्टल के द्वारा किया जाता है, जिसमें अपन सब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं बेरोजगारी भत्ता का अपनी SSOID के माध्यम से। और 2 लाख से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में इसके अंदर वरीयता दी जाती है जिसकी आयु ज़्यादा हो गई है उसको। यदि 1 जुलाई को 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उनमें से अधिक आयु वाले 2 लाख लोगों को पहले बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और 2 लाख में जो शेष रह गए हैं
उनको अगली 1 जनवरी से बेरोजगारी भत्ते का लाभ देय होगा। तो मतलब 6 महीने का लगभग पीरियड है। यदि फॉर्म ज़्यादा भर दिए गए हैं तो 6 महीने के बाद में उनका नंबर आएगा। और यदि 1-2 लाख से कम फॉर्म आते हैं तो एक सभी का भत्ता 1 जुलाई से चालू कर दिया जाएगा। और आवेदन करने के लिए पोर्टल हमेशा ही 1 अप्रैल से 30 जून तक खोला जाएगा। वैसे हर बार यही होता है, 1 अप्रैल से 30 जून तक ही आवेदन लिए जाते हैं। जैसे वर्तमान में आवेदन चल रहे हैं, तो अभी आप अपने SSYD के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। एक बात और कि यदि पहले से जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में चली आ रही थी, और इसके अलावा भी कुछ योजनाएं और पहले युवाओं के लिए चलती थी, उन योजनाओं में यदि वो उस व्यक्ति ने लाभ ले रखा हो तो उसको लाभ देय नहीं होगा। और किसी व्यक्ति ने मान लो 2019 में अपना इंटर्नशिप कर रहा हो, 2019 के अंदर उसने फॉर्म भर रखा हो और उसको बेरोजगारी भत्ता देय हो रहा हो, लेकिन उसके अब 2 वर्षों में से कुछ ही वक्त कम रहा है, तो उसको इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण के साथ जो नया भत्ता है वो देय होगा। जो पहले 3,000 रुपये देते थे, अब इसका है 4,000 रुपये। तो अब व्यक्ति को यदि वो 2019 का पात्र है तो भी 1 जनवरी 2022 से उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। अब है कि इसकी अपात्रता क्या क्या है। यदि व्यक्ति किसी वजह से कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनको पूरा नहीं कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ देय नहीं है। इसमें लिखा गया है कि वे बेरोजगार इंजीनियर जो राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं, तो जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है, मतलब ऐसे इंजीनियर्स जो बिना निविदा के भी काम कर रहे हो सरकार में। जैसे कहीं पर कोई योजना चल रही है सरकार की और उसमें प्राइवेट कंपनी के थ्रू इंजीनियर्स ले रखे हैं, तो वो इसमें पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी किसी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हो, यदि आप अभी भी पढ़ रहे हो, ये बात इम्पोर्टेंट है अपने लिए, यदि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन आपकी हो रखी है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं है। इसमें कम से कम यह है कि आप स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट होने चाहिए। इस प्रकार तीसरा है, इस प्रकार के बेरोजगार जो किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY या मनरेगा इनके अंदर लाभ प्राप्त कर रहे हो। कोई व्यक्ति नरेगा जा रहा हो, उसका नाम लिखाया हुआ हो, अगर वो ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी वो इस योजना का लाभ नहीं लेगा, पात्र नहीं होगा। कुछ जैसे मनरेगा अथवा BOCW में निर्माण श्रमिक के तौर पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि निर्माण श्रमिक हो, आपके पास सर्टिफिकेट है उसका, तो भी आपको इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। ऐसे बेरोजगार स्नातक ऐसे व्यक्ति जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक हो, यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक है तो आप इसके पात्र नहीं हैं। और 5वीं बात, पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007 या अक्षत कौशल योजना 2009 या अक्षत योजना राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 या मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में यदि आपने भत्ता प्राप्त कर लिया है तो अब आप इसके पात्र नहीं होंगे। अगला है, यदि किसी सरकारी विभाग से आपको बर्खास्त कर दिया गया है तो भी आपके इसके पात्र नहीं है। यदि आपके कोई आपराधिक मामला चल रहा है थाने में तो भी आप पात्र नहीं है। और यदि आप खुद सेवारत हो तो पात्र हो ही नहीं। मतलब कहीं पर आप काम कर रहे हो या खुद का आपका रोजगार हो, खुद बिजनेस कर रहे हो, तो भी आप पात्र नहीं है। और
जो केंद्र राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको कोई दूसरा लाभ मिल रहा हो, कोई कहीं से भी छात्रवृत्ति मिल रही हो या कोई दूसरे प्रकार की सहायता मिल रही हो, तो भी आप बेरोजगारी भत्ता लेने योग्य नहीं है। ये थी इसकी अपात्रता। अब इसमें भाई कितना भुगतान किया जाएगा, किस किस को किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान इस प्रकार किया जाएगा। यदि आप पुरुष प्रार्थी हैं तो आपको 4,000 रुपये हर माह दिए जाएंगे, और यदि आप ट्रांसजेंडर महिला और विशेष योग्यजन हैं तो आपको 4,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो के लिए ही किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता इतना ही दिया जाएगा। यदि आपने रोजगार ले लिया है तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। यदि कोई लाभार्थी बिंदु 6 के अनुसार अपात्र होते हैं, जो मैंने अभी अपात्रताएं बताई है उनके अंदर आते हैं, तो उनका भत्ता उसी दिनांक से बंद कर दिया जाएगा। अब इसमें वह इंटर्नशिप की क्या प्रक्रिया है, मतलब इसमें सरकार फ्री में आपको नहीं दे रही है, आपसे कुछ ना कुछ काम करवाएगी। तो इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, इसमें जो ही आप फॉर्म भरेंगे आपका आवेदन स्वीकृत होगा। स्वीकृत होने के बाद में आपको इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इंटर्नशिप किसी भी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम, मतलब राज्य सरकार का किसी भी उपक्रम में आपको 4 घंटे के लिए काम करना होगा। इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी। मतलब 2 साल का पीरियड है तो 2 साल तक लगातार आपको इंटर्नशिप करनी है। कार्यालय में जाना है, वहाँ पर काम करना है 4 घंटे कम से कम। इसके बाद में ही आपको भत्ता जारी किया जाएगा। यदि इंटर्नशिप आपने बीच में समाप्त कर दी है तो भत्ता भी बंद कर दिया जाएगा और पुनः आवेदन नहीं होगा। एक बार भत्ता बंद होने के बाद में पुनः आवेदन कभी भी नहीं होगा। इंटर्नशिप हमेशा कार्यालय के समय में की जाएगी। जैसे कि सरकारी कार्यालय का नॉर्मली समय होता है 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक, तो उस टाइम पीरियड के बीच में आपको 4 घंटे का इंटर्नशिप करना होगा। यदि इंटर्नशिप करने वाला बेरोजगार हर किसी महीने में 1 दिन के लिए वो अगर नहीं जाता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसका भत्ता नहीं काटा जाएगा। मतलब एक तरह से एक सीएल उसको दे, एक छुट्टी उसको मिलेगी। और इसके अलावा यदि इसके बाद में भी वो अनुपस्थित रहता है तो अनुपस्थित अवधि का बेरोजगारी भत्ता अनुपातिक रूप से काटा जाएगा। मतलब 30 दिन का आपको जैसे 4,000 रुपये मिल रहा हो और आप 2 दिन रह गए हो तो 4,000 में 30 का भाग दे दो, 1 दिन का आएगा, और जितने दिन आप रहे हो उसको गुणा कर लो, इतना भत्ता आपका नहीं मिलेगा। इसलिए इंटर्नशिप लगातार करनी आवश्यक है। प्रति माह इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक आपको अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा, पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ते प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर आपको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। अगली बात है, जिला रोजगार कार्यालय पोर्टल पर जो प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा उसकी जांच करेगा, उसके बाद में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगा। मतलब कि बेरोजगारी भत्ता आपको जिला रोजगार कार्यालय से ही आपके खाते में डाला जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर के द्वारा कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी बार बार रोजगार कार्यालय से संपर्क करके इसकी समीक्षा करती रहती है। इस प्रकार से यह है पूरा भत्ता आपको कैसे मिलेगा उसकी प्रक्रिया है। इसमें कौशल प्रशिक्षण आवश्यक है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। कौशल प्रशिक्षण जो आपने कर रखा है वो न्यूनतम 3 महीने का अनिवार्य होगा, मतलब 90 दिन का प्रशिक्षण होना आपके ज़रूरी है। कौशल प्रशिक्षण RSLDC के माध्यम से और उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा। राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कमेटी है,
उसके द्वारा जो प्रशिक्षण करवाए जाते हैं वही मान्य है। यदि किसी आवेदक ने पूर्व में प्रोफेशनल कोर्स कर रखा हो, जैसे बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा आदि, इनकी उसके पास भी डिग्री हो या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो जो कम से कम 3 महीने का हो, तो उसको कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस योजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने पर ही आवेदन सत्यापित कर दिया जाएगा। सत्यापित आवेदन को कौशल प्रशिक्षण तो प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट उस पर अपलोड करना होता है। उसके बाद में ही इसको अप्रूव किया जाता है और प्रतिमा उपस्थिति उसके ऊपर अपलोड करनी होती है। जो पोर्टल होता है उस पर प्रतिमा उपस्थिति अपलोड करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको भत्ता देय होता है। अब इसके आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जानेंगे। बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय जहाँ में पंजीकृत है वहाँ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निम्नलिखित प्रमाण पत्र या दस्तावेज ई साइन कर अपलोड करने होंगे। विशेष योग्यजन प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निष्पक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब उसके पास में अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। प्रार्थी के पास राजस्थान का मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि कोई महिला है दूसरे राज्य की है तो उसके पति का प्रमाण पत्र और साथ में उसका विवाह प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करना आवश्यक है। प्रार्थी की जन्म तिथि के संबंध में प्रार्थी के द्वारा सेकेंडरी परीक्षा की मार्कशीट अपलोड करनी जरूरी है। और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के संबंध में उसकी अंक तालिका और उसकी डिग्री अपलोड करनी जरूरी है। और प्रार्थी का किसी एक बैंक में खुद का स्वयं का बचत खाता होना जरूरी है, जॉइंट खाता नहीं चलेगा। और परिवार की वार्षिक आय के संबंध में एनेक्जर 1 तहसीलदार या नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित तथा 2 उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाणित एनेक्जर के प्रमाण पत्र ये होना जरूरी है। और अनुसूचित जाति जनजाति की दशा में SC/ST का प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। और कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ये भी अपलोड करना ज़रूरी है। और एक स्व घोषणा पत्र आता है, स्व घोषणा पत्र भी उसमें अपलोड करना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कैसा स्व घोषणा पत्र होता है। बाकी नॉर्मल है, कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ते तो किसी भी मित्र की उसके माध्यम से या खुद की SSO ID के द्वारा आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम EMS पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। और भत्ते की स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया और बजट आवंटन ये सारा डिपार्टमेंट का काम है, अपने को कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से आप इस योजना के अंदर पात्रता और अपात्रता को देखते हुए आवेदन कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के बारे में एक अलग से वीडियो जारी कर दिया जाएगा कि भाई आपको ऑनलाइन कैसे करना है इसको। अब जो इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र होता है ये इस प्रकार आएगा। इसके अंदर ऊपर कार्यालय का नाम, जिस कार्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, और इसमें यह लिखा जाता है कि भाई ये प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित निवासी ये, तहसील ये, विधानसभा क्षेत्र ये, रोजगार कार्यालय में पंजीयन संख्या ये ने अति तारीख से इतनी तारीख तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य अनुभव सीखना है तो लगातार इंटर्नशिप की है। और इस प्रकार से ये एक प्रमाण पत्र जिस कार्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ से ये जारी किया जाएगा। इसको ही आपको अपलोड करना होता है। यही यहाँ दिनांक से दिनांक तक जो जितनी दिनांक इसमें लिखी गई है यही आपकी वो उपस्थिति मानी जाती है। इसको ही आपको पोर्टल पर अपलोड करना होता है। ये स्व घोषणा पत्र है,
इसके अंदर वो सारी शर्तें लिखी गई है जिसके अंदर आप पात्र हो, और अंत में लिखा गया है कि मैं इनमें से किसी भी प्रकार इस घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 1 से 10 तक ये नियम मेरे पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए मैं योजना का पात्र नहीं हूँ, और यदि मैं झूठा साबित होता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे आपके साइन और नाम लिखते हैं, और इसको भी अपलोड करना होता है जब आप फॉर्म भरते हैं तब। ये मोटा मोटी ये है मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन अंतर्गत ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की ये सूची है। इसके अंदर बिंदु संख्या 5 और अपात्रता संबंधी बिंदु संख्या 6 के संबंधित प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र जो भी आपने ऊपर देखा, और विशेष योग्यजन प्रार्थी की दशा में उसका विकलांग सर्टिफिकेट, राजस्थान का मूल निवासी होने की दशा में मूल निवास प्रमाण पत्र, और विवाहित महिला के संबंध में उसके पति का मूल निवास या उनका पति का मूल निवास एवं उनका विवाह प्रमाण पत्र दोनों जरूरी है। और जन्म तिथि के संबंध में उनकी सेकेंडरी की अंक तालिका जरूरी है। स्नातक परीक्षा के अंदर भी ग्रेजुएशन की अंक तालिका या डिग्री, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि किसी भी अधिकृत बैंक में उसका एक खाता होना ज़रूरी है। अभी वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा मोस्टली एसबीआई का जो खाता है उसको प्रिफर्ड किया जा रहा है, इसलिए यदि एसबीआई का खाता हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रेफरेंस उसी की है। और फिर आय प्रमाण पत्र है, एनेक्सर आई और एनेक्सर के, जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अनुसूचित जाति SC ST के लिए उसका जाति प्रमाण पत्र, और कौशल विकास का प्रमाण पत्र या प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ प्रमाण पत्र जैसे RSCIT है तो RSCIT B.Ed है, इनका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये आपको ऑनलाइन करते समय अपलोड करना आवश्यक है। और इसके अंदर युवाओं को निम्न प्रकार के राजकीय विभागों में निम्नलिखित कार्य भी करवाए जा सकते हैं। जैसे ये विभाग आवंटन का कार्य है वो जिला रोजगार कार्यालय के द्वारा किया जाता है आपकी स्किल के आधार पर। यदि जैसे आपने RSCIT लगा रखी है तो आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में भी भेज दिया जा सकता है, राजस्व विभाग में भी दिया जा सकता है, जहाँ पर आप कंप्यूटर संबंधित कार्य कर सकें। तो इसके अंदर जैसे विभाग है राजस्व विभाग, इसके अंदर आपको काम में लिया जा सकता है पटवारी की सहायता के लिए या कुछ लिपिकीय कार्य करने के लिए ऑफिस में, और अन्य जैसा आपका SD में तहसीलदार बोले उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। कृषि विभाग और बागवानी विभाग में भी कृषि योजना का प्रचार प्रसार के लिए और किसानों की सहायता के लिए आपको लगाया जा सकता है। पशुपालन विभाग में डेयरी पशुपालन योजनाओं का प्रसार करने के लिए और पशुधन सहायता के लिए। आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा और कंपाउंडर की सहायता के लिए आपको लगाया जा सकता है। यदि आप सर्किस्ट हाउस में आपको लगाया जाता है तो आपको रिसेप्शनिस्ट और हाउसकीपिंग आपसे करवाई जा सकती है। और सहकारी विभाग में हो तो आपको ऋण के आदान प्रदान में सहायता करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति में लगाया जा सकता है। शिक्षा विभाग में यदि आपका नंबर आता है तो आपको प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन के लिए भी लगाया जा सकता है, मतलब आपको पढ़ाने के लिए भी लगा सकते हैं। और यदि आपने तकनीकी शिक्षा कर रखी है तो तकनीकी शिक्षा विभाग में पॉलिटेक्निक और ITI में भी आपको पढ़ाने के लिए रखा जा सकता है। रोजगार विभाग में कैरियर काउंसलिंग में सहायता करते हैं, वहाँ पर तो नॉर्मली होते हैं। जलदाय विभाग में जैसे जल जीवन मिशन का कार्य करवाया जा सकता है। और PWD में यदि आपने BTech कर रखा है तो ही आपका नंबर आएगा, मोस्टली आपको पर्यवेक्षण के लिए भेजा जा सकता है। वन विभाग में आपको वृक्षारोपण के लिए, नर्सरी के लिए, वन सुरक्षा के लिए लगाया जा सकता है। और होमगार्ड की सहायता के लिए लगाया जा सकता है। उद्योग विभाग में रोजगार योजनाओं में सहयोग के लिए लगाया जा सकता है। और सूचना प्रौद्योगिकी में यदि आपने RSCIT कर दिया तो आपको सूचना सहायकों की सहायता के लिए भी लगाया जा सकता है। और CDPO कार्यालय में महिला बाल विकास में आपको आंगनबाड़ी सहायिका आशा कार्यकर्ता की सहायता के लिए भी आपको लगाया जा सकता है। और श्रम विभाग में आपको श्रमिक सहायता के लिए लगाया जा सकता है। चिकित्सा में आपको मेडिकल से संबंधित किसी भी सहायता में आपको काम में लिया जा सकता है। पुलिस के अंदर पुलिस और ट्रैफिक में सहायता करने के लिए लगाया जा सकता है। समाज कल्याण में पेंशन और छात्रवृत्ति और छात्रावास
इनके अंदर पेंशनर्स है, इनकी सहायता के लिए आपको लगाया जा सकता है, और ऑफिस में भी लगाया जा सकता है। पर्यटन में पर्यटक गाइड के रूप में, और ग्रामीण विकास पंचायत राज में नरेगा में मेड का काम और अन्य भी विभागीय कार्य होते हैं कई प्रकार के, उनमें लगाया जा सकता है। और परिवहन विभाग में लिपिक कार्य और उड़न दस्तों के साथ में सहयोग के लिए आपको लगाया जा सकता है। ये इस प्रकार ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में आपको यूज में लिया जा सकता है। तो ये थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि किसी प्रकार को आप किसी प्रकार की कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप ज़रूर बताइए कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।